हाय गाइस, मैं कुशल हूं आईसेट भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 12.2 सीखेंगे जिसमें हम Z ट्रांसफॉर्म के ROC के बारे में और जानेंगे कि अगर एक जनरल Z ट्रांसफॉर्म अगर है तो उसका ROC कितने अलग अलग प्रकार का हो सकता है। और यहाँ पे भी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो ROC था उससे कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं। तो आज हम सीखेंगे मॉड्यूल 12.2 जिसमें हम Z ट्रांसफॉर्म के ROC एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने पिछले मॉड्यूल में क्या सीखा था। तो हमने Z ट्रांसफॉर्म का बेसिक डेफिनेशन देखा था कि वो DTFT का जनरलाइजेशन होता है टू द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया हुआ है तो उसका Z ट्रांसफॉर्म हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z पावर माइनस n वेट z इज इक्वल टू r टाइम्स e पावर j ओमेगा। और ये जो ओमेगा है ये डायमेंशनलेस फ्रीक्वेंसी है। यूजुअली फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट्स होता है वो हर्ट्ज होता है, पर यहाँ पे इस ओमेगा का कोई यूनिट्स नहीं है क्योंकि ये डायमेंशनलेस वेरिएबल है। तो हमने इस डेफिनेशन के बाद में कुछ सिंपल एग्जांपल्स भी देखे थे। मैं उन्हें फिर आपको याद दिला दूं। हमने पहले लिया था x ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा पावर n u ऑफ n और इसका z ट्रांसफॉर्म आया था z बाई z माइनस अल्फा और उसका ROC था मॉड z ग्रेटर देन मॉड अल्फा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि Z ट्रांसफॉर्म के केस में सिर्फ Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन देना सफिशिएंट नहीं होता है, उसके साथ में आपको उसका ROC भी बताना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि दो अलग अलग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का जो करस्पॉन्डिंग Z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन है वो सेम हो सकता है। जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में ही उसका एग्जाम्पल देखा था। हम अगर लेते हैं x ऑफ n इक्वल टू माइनस अल्फा पावर n u ऑफ माइनस एन माइनस वन, तो इसका जो Z ट्रांसफॉर्म है वो एग्जैक्टली सेम आता है एक्सेप्ट दैट जो उसका ROC है वो अलग होता है। वो होता है मॉड ऑफ Z लेस देन मॉड ऑफ अल्फा। और हमने एक और एग्जांपल देखा था जहां पे हमने दो सिग्नल्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था। तो वो था 7 इंटू 1/3 पावर n u ऑफ n माइनस 6 इंटू हाफ पावर n u ऑफ n। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग Z ट्रांसफॉर्म है वो आया था कैपिटल X ऑफ Z इक्वल टू Z इंटू Z माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई Z माइनस 1/3 इंटू Z माइनस हाफ। और इसका जो ROC था वो था मॉड ऑफ Z ग्रेटर देन हाफ। तो यहाँ पे सपोज मैं आपको अगर ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो अगर नहीं देता हूं, मैं आपको सिर्फ ये Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन देता हूं और कहता हूं कि आप इससे उसका जो करस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसे आप रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, तो वो करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा अनलेस आपके पास ROC का भी इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि अगर आपके पास अगर ये एक्सप्रेशन है Z बाई Z माइनस अल्फा, तो उसके ROC के दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। उसका ROC या तो ये जो हमारा पोल है अल्फा उसके बाहर का रीजन हो सकता है या उसके अंदर का भी रीजन हो सकता है। यानी कि इस केस में हमारे पास ROC के दो ऑप्शंस हैं, विच इंप्लाइज कि जो करस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसके भी दो ऑप्शन है। उसकी जगह पे सपोज मैं अगर आपको ये वाला सिग्नल अगर उसकी जगह पे सपोज मैं अगर आपको ये वाला Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन अगर दूं और मैं आपको अगर ROC नहीं बताऊं, तो यहाँ पे आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? यहाँ पे आपके पास तीन पॉसिबिलिटी होंगे।
क्योंकि यहाँ पे हमारे Z ट्रांसफॉर्म में 2 पोल्स हैं, तो इसे हम अगर ड्रॉ करें Z डोमेन में, ये है रियल पार्ट ऑफ Z, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो हमारा एक पोल जो है वो है 1/3 पे और दूसरा पोल है वो हाफ पे। जो हमारे जीरोज हैं उन्हें मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका आरओसी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो अब अगर मैं 1/3 के अराउंड अगर एक सर्कल बनाता हूं और अगर हाफ के अराउंड एक और सर्कल बनाता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे आरओसी के 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटी जो कि यहां पे है वो है मॉड z ग्रेटर देन हाफ, यानी कि वो हो जाएगा ये रीजन आउटसाइड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस हाफ। लेकिन इसके 2 और पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटी है इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 1/3 और विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस हाफ एंड 1/3। यानी कि जैसे जैसे आपके Z ट्रांसफॉर्म में नंबर ऑफ पोल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास ROCs के ऑप्शंस भी बढ़ते जाते हैं और फिर अकॉर्डिंगली जो करस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसके भी ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं। और ये जो हमारे Z ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशंस हैं ये सारे रैशनल फंक्शंस कहलाते हैं क्योंकि इनका जो बेसिक फॉर्म है वो है रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। तो अगर हमारा Z ट्रांसफॉर्म अगर इस तरह का है कि वो 2 पॉलिनोमियल्स का रेशियो है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा करस्पॉन्डिंग ROC होगा वो या तो आउटर मोस्ट पोल के बाहर का रीजन होगा या इनर मोस्ट पोल के अंदर का रीजन होगा या 2 पोल्स के बीच का एन्युलर रीजन होगा। यानी कि इफ Z transform is a rational function, यानी कि x of z equal to some z minus alpha 1, z minus alpha 2 and so on up to z minus alpha m divided by z minus beta 1, z minus beta 2 and so on up to z minus beta n। अगर हमारा Z ट्रांसफॉर्म अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो हमारे ROCs की 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दैट ROC इज आउटसाइड द सर्कल containing the outermost pole. Second option, ROC is inside the circle containing the innermost pole। या फिर आपका जो ROC है वो 2 पोल्स के बीच का एन्युलर रीजन भी हो सकता है। ROC is an annular region between 2 poles। और ऑब्वियसली आप किसी भी 2 आर्बिट्ररी पोल्स को नहीं चूज कर सकते हैं, आपको वो 2 पोल्स इस तरीके से चूज करना है कि जो उनके बीच का एन्युलर रीजन है वहां पे कोई पोल्स नहीं हो। तो इज एन एन्युलर रीजन बिटवीन 2 पोल्स बट डज नॉट कंटेन एनी पोल्स। तो अब ये जो 3 पॉसिबिलिटी हैं ये कब होंगी? अगेन हम अपने एग्जांपल्स में वापस जाते हैं। यहां पे देखिए जो हमारा ROC है वो है आउटसाइड ऑफ द सर्कल कंटेनिंग द पोल, और उस केस में जो हमारा करस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो है राइट साइडेड क्योंकि यहाँ पे u of n मल्टीप्लाई किया हुआ है।
जब हमारा ROC इज इनसाइड ऑफ द सर्कल तो हमारा करस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज लेफ्ट साइडेड, यानी कि ये केस तब होगा जब हमारा सिग्नल x of n इज राइट साइडेड, और ये केस होगा जब हमारा x of n इज लेफ्ट साइडेड। और जो तीसरा केस है, जो हमारा ROC इज एन एन्युलर रिंग, वो तब होगा व्हेन x of n इज बोथ साइड, यानी कि हमारा x of n जब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है तब हमारा जो ROC होगा वो एक एन्युलर रिंग होगा। अब ऑफ कोर्स एक चौथा केस भी हो सकता है कि आपका जो Z डोमेन है वहां पे कोई पोल्स है ही नहीं, क्योंकि ये जो तीन केसेस हैं, ये तीन केसेस तब एप्लीकेबल होते हैं जब हमारे Z डोमेन में कोई ना कोई पोल्स एग्जिस्ट करता हो। पर अगर कोई पोल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हमारा ROC कंप्लीट Z डोमेन होगा, और वो तब होगा जब हमारा x of n एक फाइनाइट डोमेन में ही डिफाइंड होगा, यानी कि वो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ n के लिए ही नॉन जीरो होगा। यानी कि एक चौथी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, विच इज ROC इज एंटायर Z प्लेन, और वो तब होगा when x of n is of finite duration। यानी कि एक बार हम इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारा x of n अगर राइट साइडेड है तो हमारा ROC होगा जो आउटर मोस्ट सर्कल है जहां पे एक पोल है उसके बाहर का रीजन। अगर हमारा x of n अगर लेफ्ट साइडेड है तो हम इनर मोस्ट पोल को लेंगे और उसका जो सर्कल है उसके अंदर का रीजन हमारा ROC होगा। अगर हमारा x of n अगर बोथ साइडेड है, यानी कि वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो जो हमारा ROC होगा वो दो पोल्स के बीच का एन्युलर रीजन होगा, और हमें उसे उस तरीके से चूज करना है कि उस एन्युलर रीजन में कोई भी पोल नहीं आना चाहिए। और अगर हमारा x of n अगर एक फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है तो हमारा ROC एंटायर Z प्लेन होगा, क्योंकि जो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स होते हैं उनके Z ट्रांसफॉर्म में कोई भी पोल नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने जो ये सारे कंडीशंस बताए हैं, यहाँ पे हमने एक चीज को छोड़ दिया है, वो है कि whether the points 0 and infinity are a part of the ROC or not। जैसे कि पहले केस में हमारा ROC इज आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट सर्कल, पर वो इंफिनिटी तक जा रहा है या इंफिनिटी के जस्ट पहले रुक जा रहा है, वो हमने अभी नहीं बताया है। सेकेंड केस में जो हमारा ROC है वो इनरमोस्ट पोल के अंदर है, पर क्या वो जीरो को भी इंक्लूड करता है वो अभी हमने नहीं बताया है। यानी कि ये जो पॉइंट्स 0 और इंफिनिटी हैं ये ROC में इंक्लूड होंगे कि नहीं, ये हमें इस कंडीशन से नहीं पता चलता है। इसके लिए हमें एक दूसरा कंडीशन यूज करना पड़ेगा। वो क्या है, आइए देखते हैं। तो 0 और इंफिनिटी हमारे ROC में इंक्लूडेड है कि नहीं, उसको समझने के लिए दोबारा से हम Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हमारा जो x of z है दैट इज समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x of n z पावर माइनस n। अब यहां पे देखिए, अगर हमारा x of n अगर नेगेटिव n के लिए अगर नॉन जीरो है, तो नेगेटिव n के लिए जब नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, माइनस n हो जाएगा पॉजिटिव, और z पावर n z to the power of a positive number will become infinity when z is equal to infinity। यानी कि जब हमारा x of n नेगेटिव n के लिए डिफाइंड है तब हमारा z इक्वल टू इंफिनिटी ROC में इंक्लूडेड नहीं होगा। सो यानी कि इफ x of n is non-zero
फॉर एनी n लेस देन 0, तो हम ये कह सकते हैं कि ROC डज नॉट इंक्लूड z इक्वल टू इंफिनिटी। अगेन ऐसा इसलिए क्योंकि नेगेटिव n के लिए जो z का पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इंफिनिटी टू द पॉजिटिव पावर इज इंफिनिटी, और उस पॉइंट पे हमारा जो z x ऑफ z है वो कन्वर्ज नहीं करेगा, इसीलिए वो पॉइंट ROC के अंदर नहीं होगा। अब उसी तरीके से सपोज हमारा x ऑफ n अगर नॉन जीरो है फॉर एनी पॉजिटिव n, तो उसमें एक केस में क्या होगा, जब हमारा n पॉजिटिव है तो यहां पे है z पावर माइनस n विच इज लाइक 1 बाई z पावर n। तो उस केस में जब हमारा z जब जीरो होगा तो 1 बाई z विल बिकम इंफिनिटी एंड इंफिनिटी टू अ पॉजिटिव पावर इज अगेन इंफिनिटी। तो उस केस में भी हमारा z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए z इक्वल टू 0 पॉइंट हमारे ROC में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इस केस में ROC does not include z equal to 0। यानी कि इन जनरल हमें अगर कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया जाए तो उसका और उसके ROC के बीच में जो रिलेशन है वो हम इन चार कंडीशंस को यूज करके हम बता सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ पॉइंट्स 0 एंड इंफिनिटी। उनके इंक्लूजन या एक्सक्लूजन के लिए हमें इन कंडीशंस को यूज करना पड़ेगा, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा x ऑफ n है वो पॉजिटिव n और नेगेटिव n के लिए नॉन जीरो है कि नहीं। अगर हमारा x ऑफ n अगर नेगेटिव n के लिए अगर नॉन जीरो है, किसी भी नेगेटिव n के लिए, सारे नेगेटिव n के लिए नॉन जीरो होने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा x ऑफ n किसी भी नेगेटिव n के लिए अगर नॉन जीरो है तो z इक्वल टू इंफिनिटी जो पॉइंट है वो ROC में इंक्लूडेड नहीं होगा। और उसी तरीके से अगर हमारा x ऑफ n किसी भी पॉजिटिव n के लिए अगर नॉन जीरो है तो उसका जो ROC है वो z इक्वल टू 0 पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे z ट्रांसफॉर्म के ROC प्रॉपर्टीज के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से काफ़ी सिमिलैरिटीज है, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, खाली बस फर्क इतना है कि z ट्रांसफॉर्म के केस में हम एक सर्कल लेते हैं और उसके बाहर का या अंदर का रीजन देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस और उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड के रीजन को देखते हैं। लेकिन उस डिफरेंस के अलावा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज होती है। अगले मॉड्यूल में हम कुछ z ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिससे आपको z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी होगी और आप उसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म भी बिना कॉम्प्लेक्स डोमेन में इंटीग्रेट किए बिना निकाल सकेंगे। थैंक यू।